नाउन्स क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, कैसे काम आते हैं, हर एक चीज हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक फुल लेंथ वाली वीडियो में समझाया था कि नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। बचपन से याद किया है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। यस, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग नाउन्स होते हैं, बट किसी भी चीज के नाम को, नेम ऑफ फीलिंग्स, नेम ऑफ इमोशंस, नेम ऑफ अ ग्रुप, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन। कैन यू सी दिस गेम ओवर हियर ऑन द स्क्रीन? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग बचपन में खेली होगी ना, सो आज भी दोबारा खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नेम है रचिता, तो मैं लिखूंगी RACHITA। जैसे ये रचिता लिखा हुआ आ रहा है, आर से नेम, आर से प्लेस, आर से एनिमल, आर से थिंग। सो सेम, पॉज दिस वीडियो राइट नाउ, अपने नेम का पूरा लिखो। हमारे ये इतने सारे वर्ड्स हैं, इनको हम रोज यूज करते हैं, बट फिर भी हमें नहीं पता कि हम इन्हें नाउन बोलते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन्स। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे हम उसे कवर अप करेंगे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। मेजरली ये 5 टाइप्स के नाउन्स होते हैं, बट और भी बहुत सारी चीजें होती हैं नाउन के अंदर, जैसे कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉन्क्रीट नाउन। तो इन सबको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। याद रखने के लिए, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल करते हैं। नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है, किसी भी जगह का नाम है, सिटी का नेम है, एरिया का नेम है, कंट्री का नेम है, मूवी का नेम है। तो ऐसी चीज जो प्रॉपर है, जो एक ही है, जो एक वर्ड हो गया बॉय, ठीक है, वो एक कॉमन वर्ड हो गया जो हम एक कैटेगरी के लिए यूज करते हैं। बट वहीं पे अगर मैं बोलूं राहुल, ठीक है, तो राहुल क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। ऐसे अगर मैंने बोला रचिता, रचिता क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। बट वेयर एज अगर मैंने बोला गर्ल या विमेन या लेडी, एनीथिंग, तो वो क्या हुआ? कॉमन नाउन। तो ये डिफरेंस होता है। कॉमन नाउन होता है ऐसा एक कॉमन वर्ड जो मैं किसी एक स्पेसिफिक वर्ड के लिए यूज करती हूँ, और प्रॉपर होता है जो मैंने स्पेसिफिकली उसको नेम दे रखा है। कि अगर मैं यहाँ पे पेट्स को लेके भी बात करूं, डॉग आइडली एक कॉमन नाउन हो गया, बट अगर आपके घर में कोई एक पेट है और आपने उसका डॉग का नेम रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ऑलिव, ओके, तो जो ऑलिव नेम आपने रखा हुआ है वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। जैसे आई गिव यू एन एग्जाम्पल, राहुल, ठीक है, मेरी क्लास के अंदर 5 राहुल है। राहुल मेहता, राहुल अरोड़ा, राहुल त्यागी एंड 2 मोर, ठीक है। सो अब मैं इसको कैसे मेंशन कर सकती हूँ? अब ये प्रॉपर में आएगा या कॉमन में आएगा? समझना, अगर इनका फुल नेम लिखा गया है, ठीक है, तो वो प्रॉपर में आएंगे। बट अगर इन जनरल बात हो रही है, देयर आर मेनी राहुल्स इन माई क्लास, बट राहुल त्यागी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहां पे जब मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो वो प्रॉपर में आएगा। ये चीज मैं समझाना चाह रही हूँ। आइडली नाम राहुल एक प्रॉपर नाउन ही है, बट उसको अगर मैं एक कॉमन एलिमेंट की तरह यूज कर रही हूँ तो वो भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फैमिली, टीम, बंच, आर्मी, हर्ड, ये क्या वर्ड्स हैं? ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं किसी चीज के ग्रुप के लिए कंबाइन करके यूज करती हूँ, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। आर्मी ऑफ सोल्जर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, फैमिली ऑफ मेंबर्स और फैमिली ऑफ पीपल। सो ये जो सारे वर्ड्स हैं, मल्टीपल वर्ड्स को कंपाइल करके जब इकट्ठा एक बारी में बोला जाता है, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। This table is made up of wood. This pencil is made up of wood. This pen is made up of plastic. So words such as plastic, wood, iron, aluminium, gold, silver, ऐसे वर्ड्स जो किसी मटेरियल के बारे में बताते हैं कि वो कौन से टाइप का मटेरियल है, दैट इज नोन एज मटेरियल नाउन। यूजुअली इसको कंसिडर नहीं भी किया जाता है नाउन्स के टाइप के अंदर, बट येस, इट इज अ पार्ट ऑफ इट एंड इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपडेट यू पीपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
name of qualities, feelings, ideas, state. This is basically abstract. I'm an honest person. What is the quality that I have within me? That is honesty. I am a happy person. What do I possess within me? Happiness. I am an adult. Okay, so what exactly is adult? Adult is also an abstract noun. Childhood, teenager, all these things comes under this category. Freedom, happiness, bravery, anger. आई नो कि ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, ये हमें कंफ्यूज करते हैं एडजेक्टिव्स के साथ. मैं यहाँ पे आपको लिस्ट दे देती हूँ ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं और उनकी फॉर्मेशन कहाँ से और किस तरीके से हम अपनी एवरीडे लाइफ में रखते हैं. देखो जितने एडजेक्टिव्स हैं, जितने कॉमन नाउन है, जितनी वर्ब्स हैं, वो सब के सब नाउन्स में से ही निकल के बने हुए हैं. तो यहाँ पे आपके आगे लिस्ट है, आप प्लीज इसे चेकआउट कीजिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ऐसी चीजें जिसे हम गिन सकते हैं और ऐसी चीजें जिसे हम नहीं गिन सकते. अब गिनने का मतलब 1 2 3 4 5 नंबर्स वाला गिनना है. इट्स नॉट कि आप उसे मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते. जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हो वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती हैं और जिन चीजों को आप 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल की कैटेगरी में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. 5 सेंसेस पता है ना सबको, जो आप देख सकते हो, जो आप सुन सकते हो, जो आप बोल सकते हो, आप स्मेल कर सकते हो और जो आप टेस्ट कर सकते हो. ये 5 चीजें कॉन्क्रीट नाउन होती हैं. इसके अलावा जिन चीजों की फिजिकल कोई अपीयरेंस नहीं है वो सारी की सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में है. यहाँ पे एक छोटी सी आपके सामने एग्जांपल्स हैं, ये सारे रहे. ठीक है, आप इनको एवरीडे लाइफ में और कौन किस कैटेगरी में यूजेज होता है आप उसे समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो और ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा हर एक फेज के अंदर अपनी लाइफ के. वी विल बी डिस्कसिंग प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउंस का यूजेज क्या होता है, कहाँ पे हेल्पफुल रहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके लिए हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना. सबसे पहली चीज, व्हाट एग्जैक्टली आर प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस आर बेसिकली दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैं नाउन्स को डिस्क्राइब कर रही हूँ. तो ऐसे वर्ड्स जो हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, हिंदी में हम उन्हें सर्वनाम भी बोलते हैं. ठीक है, तो उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस. जैसे कि मैं, तुम, that is I, you, he, she, it, they, we, you all. So ये सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं. अगर मुझे 10 बार रचता 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 बोलना है तो डजंट लुक गुड. मैं रचता को she के साथ रिप्लेस कर सकती हूँ. So this is how pronouns are used. सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में. पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर 3 मेजर कैटेगरीज होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. अब इनके सिंगुलर भी होते हैं और इनके प्लूरल भी होते हैं. और समझने के लिए भी इस ट्रिक को याद रखना तो इजीली समझ आ जाएगा. फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन मतलब जो सुन रहा है और थर्ड पर्सन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं. तो अभी फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? मैं. सेकंड पर्सन कौन हुआ? आप लोग. थर्ड पर्सन कौन हुआ? प्रोनाउन, क्योंकि हम प्रोनाउंस के बारे में बात कर रहे हैं. अब एक चीज समझना, प्रोनाउंस के केस में थर्ड पर्सन की कैटेगरी में 3 आते हैं, दैट इज ही, शी एंड इट. ठीक है, हमेशा लाइफ में भी और ग्रामर में भी परेशान कौन करता है? थर्ड पर्सन. इसको याद रखने का बेस्ट तरीका है, अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर आ गया है तो रूल में मॉडिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, चाहे वो वर्ब्स हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, किसी भी फॉर्म में मॉडिफिकेशन मिलेगा. तो ही मतलब दुनिया के सारे मेल्स, शी मतलब दुनिया की सारी फीमेल्स और इट मतलब न्यूट्रल जेंडर, जिसके लिए हम एनिमल्स के लिए या फिर हम चीजों के लिए इट का यूसेज करते हैं. अब इन्हीं के अगर हम प्लूरल्स की बात करें तो आई तो हो गया सिंगुलर, इसका प्लूरल क्या हुआ? वी. यू,
अब हम यू ऑल बोले या यू बोले, आइडियली प्लूरल में सेम ही यूज होता है सेकंड पर्सन के केस में, और थर्ड पर्सन में क्या हो जाता है, दे। आप समझना, जब हमने नाउन्स भी समझे हैं तो उसके अंदर हम नाउन को कहाँ कहाँ यूज कर रहे थे। एक हम यूज कर रहे थे सब्जेक्ट की जगह पे, और दूसरा हम यूज कर रहे थे ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं। ये मैंने आपके आगे रख दिए हैं सारे के सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। अब ये कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इनको आसानी से और इजी लैंग्वेज में समझ के काम करेंगे, और हम इनको यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमने डिस्कस कर लिए पर्सनल प्रोनाउंस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हर जगह पे हमारे लिए बेनिफिशियल रहते ही रहते हैं, क्योंकि हमें ज्यादातर सब्जेक्ट की प्लेस में ही उसको रिप्लेस करना होता है। नेक्स्ट होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस हो गए माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, जहां पे हम किसी की पोजेसिवनेस को शोकेस कर रहे हैं, कि उसकी बिलोंगिंगनेस को शोकेस कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, आइडियली हम इनको थोड़ा कम यूजेज में लेकर आते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे होते हैं हम चीजों को, बट ऑब्वियसली एज इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोनाउंस, तो मेरा काम है आपको बताना। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं जहां पे हम खुद के ही बारे में बात कर रहे हैं, या वो बंदा जिसके बारे में बात हो रही है वो अपने खुद के बारे में बात कर रहा है, तो दैट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे कि आई कॉल माई सेल्फ रचिता। नेक्स्ट होता है एम्पैथेटिक प्रोनाउंस। एम्पैथेटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये बिल्कुल सेम होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरह, बट हमारा जो मेजर फोकस होता है ना खुद के ऊपर, या जिस भी इंसान के बारे में बात हो रही है उसके ऊपर होता है। जैसे कि आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने खुद ही किया, किसी और ने नहीं हेल्प की, खुद ही मैंने उस चीज को करा। नेक्स्ट कम्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे कि टर्म ही डिफाइन करता है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कई बार बहुत कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव्स जो होते हैं वो प्रोनाउंस में भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव्स एडजेक्टिव में भी होते हैं। इस चीज को समझना, जिस मोमेंट पे आप एक नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन का यूजेज कर रहे हो, मतलब दिस, दैट, दीज, दोज का यूज कर रहे हो, वहां पे तो वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। बट वहीं अगर आप उसको जस्ट एक नाउन से पहले लिख रहे हो, दिस, दैट, दीज, दोज को आप नाउन से जस्ट पहले लिख रहे हो, तो वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जब हम लाइक किसी चीज को रेफर कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी, एवरीवन, इस तरीके के जब हम टर्म्स को यूज करते हैं, ठीक है, सम, फ्यू, अगर हम उस वर्ड को नाउन की जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं तो वो एक प्रोनाउन की तरह यूज होगा, क्योंकि इन वर्ड्स को हम और भी तरीके से यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ईच, आइदर, नाइदर, यहां पे भी ये चीज याद रखना, इनको हम डिफरेंट वे से यूज करते हैं। आपने देखा होगा हमने कंजंक्शंस में भी इनके बारे में बात करी थी। बट अगर आप किसी नाउन को रिप्लेस करते हुए आइदर नाइदर का यूज कर रहे हो तो वो एक प्रोनाउन है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं आपके WH फैमिली, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके आगे एक लिस्ट ऐड कर देती हूँ, जहां पे भी आप उसको रिप्लेस कर रहे हो एक नाउन की जगह पर, उसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ऐसे ही जब हम इन वर्ड्स को सेंटेंस के बीच में यूज कर रहे होते हैं, द बॉय हु लेफ्ट फॉर द मार्केट, जो कि, जिसने, इस तरीके से यूजेज में लेके आ रहे होते हैं, तो हम उसे रिलेटिव प्रोनाउन बोल के रेफर करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके के प्रोनाउंस होते हैं, हम कैटेगरी पे जाएंगे तो ये ऐसी चीज है जो कि कभी फिनिश ही नहीं हो सकती है, ठीक है। बट प्लीज एक चीज को बहुत अच्छे से समझना, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके 3 पर्सन्स कौन कौन से हैं, उनके सिंगुलर में क्या होता है, उनके प्लूरल में क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट हम प्रोनाउन को यूज कहाँ करते हैं।
प्रोनाउन को सब्जेक्ट की जगह पे या ऑब्जेक्ट की जगह पे नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। बस दिस इज व्हाट एग्जैक्टली प्रोनाउन इज। इसके अलावा बहुत क्वेश्चंस आएंगे, बहुत कंफ्यूजन्स आएंगी, प्लीज कमेंट डाउन कर देना। अगर कोई भी डाउट होगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। हियर इज अ प्रैक्टिस वर्कशीट फॉर यू पीपल, ठीक है? जस्ट गो थ्रू दिस, सॉल्व इट, आंसर्स कमेंट्स में मेंशन करो एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स क्या होते हैं? मैंने आप लोगों को जब सेंटेंसेस का टॉपिक इनिशियली समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि वर्ब्स एग्जैक्टली होते क्या है। ये वो वर्ड्स होते हैं कि इसके बिना ना सेंटेंस की फ्रेमिंग ही नहीं हो सकती, ठीक है? ये उसका एसेंस होता है कि जो मेरा सब्जेक्ट है ना वो कर क्या रहा है, वो बैठा है, वो उठा है, वो सो रहा है, ठीक है? तो क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, क्या सब चीजें हो रही है। वर्ब्स को हम 3 वे से समझ सकते हैं। सबसे पहला, वर्ब्स को हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। सेकंड, ये हमारी स्टेट ऑफ बीइंग को डिफाइन करता है। एंड थर्ड, पोजेशन को शोकेस करता है। किसी ने नहीं बताया होगा, मुझे पता है, हर एक बंदा ना ये बोल देता है वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स और काम खत्म हो जाता है। सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस। इनको हम 3 वेज से डिफाइन करते हैं। अभी मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी ना, आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है? आई ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाती हूँ, ठीक है? कोई चीज हम खा रहे हैं, ईट कर रहे हैं, तो ये एक्शन वर्ड हो गया। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूँ, ठीक है? सोना, स्लीप करना एक एक्शन हो गया जिसमें एक पर्सन एक किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, या उसका बेसिकली इसमें चाहे वो फिजिकल मूवमेंट है नहीं है, बट मेंटली दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग। ओके, नेक्स्ट, आई एम थिंकिंग। जो ये है ना, आई एम थिंकिंग, ये भी इसी का ही पार्ट हो सकता है कि ये फिजिकली वो कुछ नहीं कर रहा बट इंटरनली थिंग्स आर गोइंग ऑन। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ बीइंग। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूं। इसके अंदर क्या वर्ब है? एम। एम, ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग की कैटेगरी में आता है। अब स्टेट ऑफ बीइंग एग्जैक्टली होता क्या है? आप इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हो ना, ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। इसका जो मेन पार्ट होता है दैट इज टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं बताता, हमें बचपन से रट्टा मरवाया जाता है। इज एम आर जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और सिटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग ये सारे मेन वर्ब होते हैं। जी ऐसा नहीं होता है। इज एम आर, मैं डिसएग्री नहीं कर रही कि वो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इन सब चीजों को हम इस वीडियो में ना इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको उस चीज को लेकर स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ आ गए हो तो वर्ब्स के तो सारे डाउट आज मैं क्लियर करके ही भेजूंगी। नेक्स्ट, आप किसी चीज को पोजेस कर रहे हो, मतलब आपके पास वो चीज है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। किस कैटेगरी में डालोगे इसको? हैव क्या है? यू आर हैविंग इट, तो ये भी एक वर्ब की कैटेगरी में आता है, हैव। So now you can see there are few examples which are mentioned over here on the screen कि क्या क्या टर्म्स आ सकते हैं, किस किस तरीके से वो आप कर सकते हो। So सबसे पहले समझते हैं verbs as action words। verbs as action words के अंदर physical actions, mental actions, ठीक है? sitting, eating, sleeping, having। अब आप बोलोगे मैम ये तो सारे आप ING वाले बोल रहे हो। मैं ING वाले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम उसको यूजुअली फॉलो ऐसा करते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ING वाले ही होंगे, ये हमारे माइंड का एक मिथ है और हमें इस मिथ को बर्स्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, वर्ब्स के आगे ING लगता है जब उसका कंटिन्यूअस फॉर्म आता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म आता है, हम लगाते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वर्ब वही होगी जहां पे ING आ रहा है, ठीक है? वर्ब टीच, ईट, स्लीप भी हो सकती है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है? इसके बाद हम आ गए मेंटल। मेंटल एक्शंस कैसे हो गए? थिंकिंग, बिलीव, रिमेंबर, लर्न। कहां लिखा हुआ मिलेगा ये आपको? कुछ विजिबल हो रहा है इसके अंदर? नहीं, ये एक्शंस है जो हम इंटरनली परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम मेंटल एक्शंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट इट कम्स स्टेट ऑफ बीइंग। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, ठीक है? उसको हम इज, एम, आर, बीइंग, बीन, इन सब फॉर्म में यूज करते हैं। अगर आपको आपके सेंटेंस के अंदर कोई मेन वर्ब आ रही है और उससे जस्ट पहले आप
हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हो, इज एम आर का यूज कर रहे हो, हैज हैव का यूज कर रहे हो, हैड का यूज कर रहे हो, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब है। नहीं तो उसके अलावा अगर सेंटेंस के अंदर ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल या कुछ भी ऐसा आ रहा है, तो वो आपका स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। उस कैटेगरी में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब सब के सब, चाहे आपका पोजेशन है चाहे आपका स्टेट ऑफ बीइंग है, मेन वर्ब्स की तरह एक्ट करेगा। ये हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट नहीं करेगा। ओके गाइस, डिफरेंस समझते हैं डेप्थ में मेन वर्ब में और ऑक्सिलरी वर्ब में। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब या जिसको हम आसान भाषा में हेल्पिंग वर्ब बोल के भी रेफर करते हैं। मेन वर्ब होती है जो आपके सेंटेंस की एसेंस है। मैंने आपको बताया ना, उसके बिना तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो आपके मेन वर्ब से जस्ट पहले लगती है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी चीजों को एनहांस करने के लिए। मेन वर्ब्स कौन कौन सी हो गई? ईट, स्लीप, डांस, गो, कम। ओके, और हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी हो गई? इज, एम, आर, वॉज, वर। मैं आपको इधर 5 एग्जाम्पल्स दे रही हूं जहां आप इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हो, और इधर 5 एग्जाम्पल्स हैं जहां आप इज एम आर को मेन वर्ब की तरह यूज कर रहे हो, ताकि आपकी ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स की कैटेगरी के अंदर मोडाल्स भी आते हैं। मोडाल्स भी सेम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं मेन वर्ब से जस्ट पहले। वर्ड्स क्या हो गए? विल, वुड, शैल, शुड, ठीक है, हैव टू, वुड बी, ठीक है, ऐसे वाले वर्ड्स जो आते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कैसे होती है? ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट बेस्ड वर्ब्स होती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका सेंटेंस है उसके अंदर ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस होनी जरूरी है या नहीं है। जितनी भी ट्रांजिटिव वर्ब्स आती हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट होता है, पर इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अंदर आपके लिए उसका प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सम वर्ब्स कैन बी यूज इन बोथ द वेज। तो कंफ्यूज मत होना कि ये तो ट्रांजिटिव हो गई तो ये इंट्रांजिटिव में कैसे यूज हो रही है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी रन्स अ बिजनेस। ठीक है, अब शी रन्स वो भागती है, खत्म। शी रन्स अ बिजनेस, वो एक बिजनेस चला रही है। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। तो ये कंप्लीटली सिचुएशनल डिपेंडेंट होता है कि हम किस तरीके से यूज करते हैं। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट कैटेगरी, रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स को समझने से पहले हमें एक छोटी सी चीज को समझना पड़ेगा कि मेरे वर्ब्स किस किस फॉर्म में लिखी जाती है। वर्ब के मेजर 5 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला होता है बेस फॉर्म, नेक्स्ट होता है पास्ट फॉर्म, थर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बाद हमारी एक फॉर्म और होती है जिसको हम बोलते हैं जेरेंट फॉर्म। जेरेंट्स क्या होते हैं? जितने भी वर्ब्स के आगे हम आईएनजी लगा लेते हैं। कहाँ यूज होता है? प्रोग्रेसिव में या कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। इसके अलावा एक कैटेगरी और होती है जिसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। हमारी जितनी भी वर्ब्स है ना वो 6 पैरामीटर्स पे लिखी जाती हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की 3 कैटेगरीज हो गई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल की 3 कैटेगरीज हो गई। आपकी वर्ब की एंडिंग कैसे है ना उसके अकॉर्डिंग इंटायर चीज चेंज हो जाती है। तो ये चीज समझे। 5th फॉर्म बोला है, दैट इज बेसिकली आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में क्या यूज कर? टू राइट, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। तो हम टोटल 6 वे से इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इन्फिनेटिव फॉर्म एग्जैक्टली है क्या, इन्फिनेटिव फॉर्म में क्या होता है, उसको हम कहां और कैसे यूज करते हैं। इन्फिनेटिव बेसिकली टू लगा देते हैं हम वर्ब से पहले। ठीक है, इनका यूजेज कहां होता है? 2 जगह पे यूज होता है। सबसे पहला इसका यूजेज आता है जब आपको 2 वर्ब्स को एक साथ यूज करना होता है। उस कैटेगरी के अंदर हम टू लगा देते हैं। आई लाइक टू प्ले। सेकेंड, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं बेसिकली जिनके बाद हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म या टू फॉर्म लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सच एज वांट, होप, टू, डिसाइड एंड मेनी अदर्स। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए। नाउ ये रहा आपका एक चार्ट। इस चार्ट के अंदर ना क्लियरली मेंशन्ड है कि आप किस तरीके से वर्ब्स को अलग अलग फॉर्म्स के अंदर लिख सकते हो। इन्फिनेटिव फॉर्म में, बेस फॉर्म में, सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल इन्फिनेटिव फॉर्म।
ओके, जेरेंट फॉर्म। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, सिर्फ 3 फॉर्म नहीं होती हैं, और भी तरीके से आप एक वर्ड को लिख सकते हो। नेक्स्ट टाइप्स होते हैं वर्ब के, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, जिनके अंदर हम चेंजेस ले आते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, जिसके अंदर ये सारे चेंजेस नहीं होते, ये फिक्स्ड होती हैं, जैसे कि इन्फिनेटिव फॉर्म, जैसे कि जेरेंट फॉर्म, जैसे कि पार्टिसिपल फॉर्म। ये अलग अलग कैटेगरीज पे डिपेंडेंट है, तो प्लीज फोकस ऑन दैट। लास्ट थिंग जो इसमें आपके लिए जानना जरूरी है कि जो पार्टिसिपल्स होते हैं वो भी 2 कैटेगरीज के होते हैं, एक होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और एक होते हैं पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपके क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, जब आप कंटिन्यूअस टेंस के अंदर उस चीज को यूजेज में लेकर आ रहे होते हो। और पास्ट पार्टिसिपल में क्या आता है, जब आप उसको परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस के अंदर यूजेज में ला रहे होते हो। अब आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर दो, वील कनेक्ट बैक विद यू। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों जरूरी है, क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सब कुछ मैं आज की वीडियो में कवर करूंगी, ताकि एडजेक्टिव्स को लेके जितनी भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। सबसे पहले एडजेक्टिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कोई एक ऐसी चीज जो किसी चीज की क्वांटिटी या क्वालिटी बता रही हो। एडजेक्टिव्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो किसी की विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है, तो दोज आर नोन एज एडजेक्टिव्स। बेसिकली ये जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना, उसके बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के। तो ज्यादातर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा, नाउन या फिर प्रोनाउन को ये मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स। सबसे बड़ी कंफ्यूजन कहां पर एडजेक्टिव लगता है, एडजेक्टिव की ना सिर्फ 2 ही पोजिशंस है, याद रखने के लिए समझ। सबसे पहली पोजीशन ये लगता है आपका वर्ब के जस्ट बाद में। स्पेशली वो कौन सी वर्ब्स होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, या फिर जिनको हम बोलते हैं टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना कि जब हम उसको एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे होते हैं तो इन जगह पे यूज होता है। और दूसरी पोजीशन कहाँ आती है, दूसरी पोजीशन आती है नाउन से जस्ट पहले। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ही इज क्यूट, तो मेरे क्या आई, मेन वर्ब इज, टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब आई जो क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रही है कि वो कैसा है, तो वो कैसा है, क्यूट है। इसके अलावा क्यूट बॉय इज माय ब्रदर, क्यूट बॉय, तो जो क्यूट वर्ड है वो बॉय से जस्ट पहले आया है, दैट इज वो नाउन से पहले आ रहा है और वो उसकी क्वालिटी बता रहा है। अब एक चीज समझेंगे, इसकी ना 3 डिग्रीज होती हैं। बेसिकली एडजेक्टिव से जब हम क्वांटिटी और क्वालिटी बता रहे हैं, अगर हम क्वांटिटी क्वालिटी बता रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस वर्ड्स को कंपैरिजन के लिए भी यूज करेंगे, उन वर्ड्स को पॉजिटिव सेंस में भी यूज करेंगे, उन वर्ड्स को सबसे टॉप में भी यूज करेंगे। सुना होगा ना बचपन में, गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड क्या है, बेटर क्या है और बेस्ट क्या है, ये 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है। सबसे पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, जिसके अंदर हम नॉर्मल वर्ड का यूज कर रहे होते हैं जैसे कि गुड। बट अगर आप किन्हीं 2 चीजों में कंपैरिजन कर रहे हो या ज्यादा चीजों में भी कंपेयर कर रहे हो, जहां पे भी हम कंपैरिजन या कंपेयर करते हैं वहां पे हम सेकेंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, कंपैरेटिव डिग्री, जैसे कि बेटर, ये इससे बेटर है। देन बेस्ट, टॉप मोस्ट, सुपीरियर, जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, बेस्ट, जो सबसे टॉप पे है। गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ये रही आपके आगे लिस्ट, पढ़ लो कौन कौन से डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं। अब एक ट्रिक बताऊं,
ज्यादातर कंपैरेटिव डिग्री के जो वर्ड्स होते हैं ना, वो ईआर एंडिंग होते हैं, और ज्यादातर जो सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स होते हैं ना, वो ईएसटी एंडिंग होते हैं। याद रखने के लिए, हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इस चीज से। आई एम नॉट सेइंग 100%, बट ऑलमोस्ट सारे। अब आप देखो दूसरा क्या होता है, मोर और मोस्ट। जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होती है वहां पे हम मोर लगा देते हैं वर्ड से पहले, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा देते हैं। इनके अंदर भी बहुत सारे इरेगुलर्स होते हैं, उसकी लिस्ट ये रही। बहुत सारे ना ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता, हम ना उसे ना वर्ब समझ लेते हैं, बट एक्चुअल में ना वो एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि वो वर्ड्स जो ईडी एंडिंग होते हैं या फिर आईएनजी एंडिंग होते हैं। किसी को कैसा फील हो रहा है, जब हम फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बोर्ड, टायर्ड, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ये हमेशा वर्ब्स की तरह यूज नहीं होते। और उस जो फीलिंग हो रही है उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है, बोरिंग, टायरिंग, तो वो क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं। यहाँ पे रहे आपके सामने ऐसे वर्ड्स का एग्जाम्पल जो आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। देखो, टाइप्स अब के टाइम में जरूरी नहीं है कि हम उन्हें यूज करेंगे या उनको हम हर जगह पे मेंशन करते हुए चलेंगे, ठीक है, बट हमें टाइप्स पता होने चाहिए। मेरा काम है आपको पढ़ाना, तो एक बार के लिए मैं समझा देती हूँ। क्वालिटी, क्वांटिटी, बहुत सारे होते हैं, ऐसे लिखा जाता है ना, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब ये नाम सुन के कुछ कुछ कॉमन लगा ना, जो हमने प्रोनाउंस में करा था, प्रोनाउंस में भी यही टाइप्स होते हैं ना। तो ये रही आपके आगे लिस्ट, आप इन्हें पढ़ो और आपको समझ आ जाएगा क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, क्या न्यूमरल है। इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनको ना हम और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वेरी लगा देते हैं हम उनके आगे, तो वो और इम्प्रोवाइज हो जाते हैं, ठीक है। नॉन ग्रेडेबल होते हैं जिनके आगे हम कुछ यूज नहीं कर सकते उनको मॉडिफाई करने के लिए। वर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया, वेरी, वेरी कोल्ड, वेरी हॉट, तो ये वाले सारे वर्ड्स हो गए। बट इसके अलावा परफेक्ट, इम्पॉसिबल। अब जो ये वर्ड्स हैं तो ऑलरेडी सबसे है ना, इसके साथ में क्या ऐड करूं, वेरी इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकती, करेक्ट। तो ये होते हैं ग्रेडेड और नॉन ग्रेडेड एडजेक्टिव्स। अब क्या आपको पता है, एडजेक्टिव्स ना लिखने का भी एक तरीका होता है। आप ऐसे ही रैंडमली एडजेक्टिव्स लिखने स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी पर्सन को या किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आप एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करते हुए चलते हो। ये 8 वर्ड्स होते हैं, इनको याद कर लो तो सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। इन सब वर्ड्स के बेसिस पे आपको अगर एक चीज को बहुत सारे एडजेक्टिव्स के साथ डिस्क्राइब करना है, तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो। अगर मुझे बोलना है वुडन, इटालियन, ब्यूटीफुल, ठीक है, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए स्पेसिफिकली हम एक टेबल ले लेते हैं, तो हम इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे। हमारी सीक्वेंस क्या रहेगी, ब्यूटीफुल, इटालियन एंड वुलन। आप देख सकते हो ये आपके सामने पूरी एक सीक्वेंस दे रखी है, आपको हमेशा इसी को फॉलो करना होगा। यहाँ पे मैं आपको ना एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रही हूँ, क्योंकि ना काफी बार स्टूडेंट्स इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो प्लीज आप इसे चेकआउट करो और इसे सॉल्व जरूर करो। छोटे से 10 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से सॉल्व कर लो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। ये रहे इन क्वेश्चंस के आंसर्स। अब नीचे कमेंट डाउन करना कितने सही हैं और कितने गलत।
सो एडजेक्टिव से रिलेटेड एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रही हूँ। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा कहीं पे जरूरत नहीं होती है, बट जरूरत किस लिए होती है, ताकि आप अपनी वोकैबुलरी को एनहांस कर सको। प्लीज आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा, इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो, सिंपली कमेंट डाउन कर दो, नहीं तो हमें डीएम करो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्या होते हैं, क्यों जरूरी है, इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे काम करेंगे। जैसे कि हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स भी वही वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं, बट वो किस किस को मॉडिफाई करते हैं ये इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। एडवर्ब जैसे कि नेम डिस्क्राइब करता है एडवर्ब, तो वो ऑब्वियसली एक वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। सेकंड, वो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं। थर्ड, वो एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं जो ऑलरेडी एडवर्ब आ गई है ना सेंटेंस के अंदर किसी चीज को डिस्क्राइब करते हुए, तो वो ऑलरेडी उसी को ही डिस्क्राइब करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो पूरे के पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कैसे। शी स्पीक्स क्लियरली, तो जो वर्ड क्लियरली है वो क्या है, एडवर्ब। वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्पीक्स को, कि वो क्लियरली बोलती है। कैसे बोलती है, क्लियरली। वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है। ही इज वेरी हैप्पी, एडजेक्टिव, हैप्पी कैसा है, खुश है। कितना खुश है, बहुत खुश है। तो वेरी, जो वेरी वर्ड है वो हैप्पी को मॉडिफाई कर रहा है। ही वॉक्स क्वाइट स्लोली, अब ही वॉक्स क्वाइट स्लोली, ठीक है। ही वॉक्स, जो वॉक्स वर्ड है उसको क्या मॉडिफाई किया जा रहा है, स्लोली। बट जो क्वाइट वर्ड है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्लोली को। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। अनफॉर्चुनेटली दिस थिंग हैपेंड विद मी। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा वर्ड है जो कि आपके पूरे के पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो ये चार तरीके से एडजेक्टिव्स हमारे सेंटेंसेस के अंदर या इंग्लिश के अंदर चीजों को मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे मैं आपके आगे ना एग्जांपल्स दे रही हूँ, वर्ब्स को मॉडिफाई करते हुए, एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हुए, एडवर्ब्स को मॉडिफाई करते हुए और होल सेंटेंसेस को मॉडिफाई करते हुए। आगे कभी अब ये मत कंफ्यूज होना कि एडवर्ब्स होते क्या है, क्यों यूजेज में आते हैं। भाई वो चीजों को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, उनके बारे में बेटर चीज हमें कन्वे करवा रहे हैं। एडवर्ब्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, काफी एडवर्ब्स हमारे एडजेक्टिव से ही फ्रेम आउट होते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं ना उनके एंड में ना एलवाई लगा हुआ होता है। कुछ भी समझ ना आ रहा हो ना और वर्ड कंफ्यूजिंग लगे तो 80% ऑफ द केसेस में जितने भी एडवर्ब्स होते हैं ना उनके एंड में एलवाई होता है। तो इस चीज की कंफ्यूजन ही खत्म। कभी भी नहीं समझ आ रहा, अगर एलवाई है तो आंख बंद करके उस पर एडवर्ब मार्क करना। इसके अलावा कुछ केसेस के अंदर स्पेलिंग्स में भी चेंज होता है, जैसे कि हैप्पी बन जाता है हैप्पीली, और कुछ के कंप्लीटली इरेगुलर फॉर्म्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 80% तो एलवाई वाले हो गए, बट उसके अलावा तो वर्ड्स जैसे कि वेल, फास्ट, हार्ड और बहुत सारे और, ये सारे वर्ड्स होते हैं जो कि इरेगुलर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम एडवर्ब्स को यूजेज में कहां कहां पे लेकर आए। ज्यादातर एडवर्ब्स चार जगहों पे यूज होता है। सबसे पहला, वर्ब के जस्ट बाद में। दूसरा, वर्ब से जस्ट पहले। इसके अलावा ऑक्सिलरी या फिर मेन वर्ब के जस्ट बाद में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूरे सेंटेंस में सबसे स्टार्टिंग में। आपके सामने ये रही एडवर्ब्स की लिस्ट। एक बार इन वर्ड्स को गो थ्रू करो और मुझे बताओ कि क्या ये वर्ड्स कभी सुने और हमेशा कंफ्यूज होते थे कि ये किस चीज में यूज होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं।
एक चीज ऑब्जर्व करी गाइस, ये सारे वर्ड्स ना एडवांस वोकैबुलरी का ना कहीं एक हिस्सा रहते हैं, और हम लोग हमेशा सोचते हैं यार हम अच्छे वर्ड्स लर्न कैसे करें। यार थोड़े से अच्छे अच्छे एडवर्ब्स लर्न कर लो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी स्पीकिंग को अगर एनहांस करना है तो बेस्ट क्या है, एडवर्ब्स डाल लो अपने आंसर के अंदर, स्टार्टिंग में भी और मिड में भी, और आपका काम डन हो गया। आइल्स वालों एक ट्रिक और बताऊं, अगर आप आइल्स का एग्जाम दे रहे हो तो रीडिंग में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या कंफ्यूजन आते हैं वो कहीं ना कहीं एडवर्ब्स ही होते हैं। गाइस एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज अटैच कर रही हूँ, प्लीज इसे सॉल्व कीजिएगा। कोई डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज लेट मी नो। सो दिस वाज इट फॉर माय वीडियो टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट्स डू लेट मी नो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन दबाना है। मेरे को ना सबकी तरह बोलना नहीं आता, बट प्लीज ये सब कर लो ताकि आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट रिसीव हो सके। Prepositions. In the last video, we covered up in, on, and at, which covers up preposition of time and preposition of position. Okay, and we will be proceeding with more such things in this video. So here comes the list of some common prepositions that we often use in our everyday life: in, on, at, belong, above, below, down, by, with, about. Other than that, we have multiple others as well, which we will be discussing now. In this video, we are going to cover up preposition of place, time, direction, position, movement, manners, cause, possession, and much more. So the thing is on it is over it, or it is above it. Similarly, if I talk about the lower side of it, the thing is under it, beneath it, or below it. So this describes the position. For example, here is a pencil, here is one more pencil. So the diary is in between the pencils. So this is how we need to refer with the things depending upon their position, depending upon their action. So I'll give you a list over here and some examples related to it, which you can easily see and understand how is position of some object referred while we are doing preposition. So the next comes preposition of movement or preposition of direction, however you want to refer it. So words such as to, into, on, onto, from, across, through, along, towards. These are the words which are basically used to showcase the movement or the direction of something. Preposition of manner. It is really very important. Words such as by, with. These are the words which are used to basically showcase how the thing is connected with one another. Let's understand it with an example. He came by car. Basically, what is the object that is used to come to that place? Or he sits with me. Okay, so this is how the positions are settled down, or this is how the connection is showcased between the subject and the object over here. Preposition of cause or reason: of, because of, cause of, due to. So wherein the prepositional phrases are majorly used, and this is how the things are shown: connection with prepositional phrases or with the prepositions having to with it.
So the thing that I mentioned, preposition phrases, what exactly are phrasals or what exactly are phrases? As we have already discussed about the verb phrasals, we have discussed about the noun phrases. So basically those words which are connected with 2 to 3 words together and in some or the other way has a preposition in it and showcases the connection, that is known as preposition phrase. So few examples of it are in the room, on the table, under the bridge, and many others. So now I'm sharing a short exercise. There are 5 sentences on the screen. Guys, pause the video, solve it right now. Let's understand this thing in detail so that it is helpful for you, not just here, but anywhere when you try to practice prepositions. As you did multiple questions, did you people observe that there were some places where you got confused? ये भी हो सकता है and ये भी हो सकता है. So those confusing prepositions, so which are those words which often confuse you and how to resolve them, we will be discussing them now. First one, till versus until. Until is used majorly in formal places more, and till is usually used when we are speaking and we are doing the things. Next comes since and for. So the usage of since and usage of for. When you are mentioning since that time, the beginning of something, and for is used for duration. Examples are here on the screen. You can easily understand them. And if you have any doubts, just comment down below. I'll be more than happy to help you out. Between and among. When something is in between something, okay, so like the diary is in between the hands. And among, there are multiple things, and out of those, one is coming out. So that is among. On, onto, in, onto, I have already explained you, and here is the image which can easily help you out to figure it out. So I don't think that it needs much any more explanation. So here it is. And don't worry guys, वर्कशीट भी आ गई है. प्रैक्टिस करो, लास्ट में आंसर्स भी आएंगे. चेक करो कितने ठीक हैं कितने गलत हैं, मुझे कमेंट डाउन करके बताओ. ठीक है जी. So see you in my next video talking about more parts of speech and explaining you grammar in depth. कंजंक्शंस. व्हाट आर कंजंक्शंस, क्या होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, कैसे यूज में आते हैं, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इट इन डेप्थ इन डिटेल. So conjunctions are basically those words which helps us to join two words, two phrases or two sentences with each other. ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को, दो छोटे छोटे फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं, उनको हम कंजंक्शंस बोलते हैं. सबसे आसान भाषा में समझेंगे तो AND and is the most common conjunction which is used in our everyday life. Because I like to eat apple, I like to eat mango, I like to eat banana. Instead of saying all these 3 sentences separately, I like to eat apple, mango and banana. So it is sorted. So it works on like that. So here is the list of some common conjunctions that we often use in our everyday life. Okay. And they are really very important. मैंने साथ में हिंदी ट्रांसलेशन भी लगा दी है ताकि कंफ्यूजन ही ना हो कि कौन सा वर्ड का मतलब क्या होता है और कैसे यूज करना होता है. Let's discuss about types of conjunctions. 3 टाइप्स के कंजंक्शंस होते हैं. नंबर 1 दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड नंबर 3 कोरिलेटिव कंजंक्शंस. आई विल पुट अ लिस्ट. ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रही होगी. ये पूरी लिस्ट है, एक चार्ट के फॉर्म में है कि कौन से कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, कौन से सबऑर्डिनेटिंग होते हैं और कौन से कोरिलेटिव होते हैं. आप खुद ही डिफरेंस को समझोगे. देखो, रियल लाइफ में जरूरी नहीं होता, ना उसकी जरूरत होती है, बट कहाँ कैसे हेल्पफुल रहेगा आपको पता होना चाहिए. मैं सिखा रही हूँ ग्रामर, तो ये मेरा काम है कि मैं आप तक ये पूरी चीज कन्वे करूँ. तो सी द लिस्ट एंड देन वील डिस्कस फर्दर.
Coordinating conjunctions basically works upon fanboy concept. ठीक है, फैन बॉय का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लो एंड यू आर डन. ठीक है, अब होता क्या है फैन बॉय समझना. फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. सो फैन बॉयज, ये ही 7 कंजंक्शंस होते हैं जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इनका यूजेज कैसे होता है, क्या होता है, उसको समझेंगे. ये जो वर्ड्स होते हैं ना, दीज आर द वर्ड्स व्हिच बेसिकली जॉइन टू इक्वल एंड्स ऑफ अ सेंटेंस. मतलब इधर और इधर ना चीज इक्वल रहे. ऐसा नहीं है कि वो एंड में कोई चीज अलग से आ रही है या कुछ ऐसे आ रही है. समझते हैं कैसे. राम एंड श्याम. अब जब ये दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है, राम और श्याम को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो इधर भी एक है और इधर भी एक है. बहुत फार या बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कनेक्टेड है ना इजी लैंग्वेज में. वो सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं. He is poor yet happy. Poor, happy. कनेक्ट किया इसने कि वो पुअर है, ठीक है, फिर भी वो हैप्पी है. नेक्स्ट होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं बेसिकली वो आपको जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ना, जो सेकंड पार्ट आ रहा है ना, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. मतलब वो अपने में कंप्लीट नहीं है, तो वो इस वाले पार्ट के ऊपर डिपेंड होकर समझते हैं. जैसे जब हम वर्ड्स यूज करते हैं जैसे कि बिकॉज, ऑल्दो, if, when, while. So ये सारे वर्ड्स होते हैं, ये इधर का सेंटेंस इधर के सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. एक दो एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कैसे. I stayed home because I was at work. ठीक है, I stayed home because. अब ये वाला पार्ट इसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, तभी तो वो कंप्लीटनेस में आएगा ना, तभी तो हम रीजन दे रहे हैं ना उस चीज को. सो इट वर्क्स ऑन लाइक दैट. एंड लास्ट वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस. कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, दो वर्ड्स इकट्ठे वर्क करते हैं. आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो. सो हियर आर द एग्जांपल्स, जस्ट चेक देम आउट और सब समझ आ जाएगा. इतने कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है. आपके पास लिस्ट आ गई है कंजंक्शंस की, आपके पास लिस्ट आ गई है उनके हिंदी ट्रांसलेशंस की. एक काम करो, मेक 10 सेंटेंसेस, कमेंट डाउन करो उनको, और फिर देखते हैं कि क्या वो सेंटेंसेस को आपने परफेक्टली यूज किया है या नहीं किया है. दिस इज योर टास्क, दिस इज योर होमवर्क. अगर शर्म आ रही है कि कमेंट करने में प्रॉब्लम होगी तो मुझे डीएम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. So this was it for my video. I have shared a practice exercise after this part, and just pause it and do it. Okay guys, bye bye. See you in my next video. Of interjections. What are interjections? This is something that comes under parts of speech, which I have already discussed in my past few videos, that what exactly are parts of speech. I'll share the link in the caption and you can get in-depth knowledge about it. So let's start. What are interjections? Yippee! Hooray! Oh shit! Alas! Such words which has an exclamation mark after it, which are used to showcase some kind of expressions. Those are known as interjections. Words which showcases surprise, happiness, sadness, disappointments, agreement, disagreement, hesitation, sudden realization, and pain. Such words are said to be interjections. I'll be going through a list of a few interjections, which is definitely going to help you out in your everyday communication, like while you are answering the question to anyone, rather than simply saying okay, yes or no. Interjections are the words which are commonly used, as it enhances the way you answer the things. So I am attaching a list of interjections over here. You can simply have a look at it. So guys, interjections are usually used in 3 places. Normally in the beginning of the sentences, second in the middle of a sentence, and one just that simple term of interjection
it is itself one complete sentence. So let's go through some examples and you will be easily able to understand the concept. What, you are leaving tomorrow? What with an exclamation mark over here is used as an interjection. Awesome, your presentation was excellent. So the term awesome over here showcases the excitement or the happiness that a person has. Not at all. This is not my cup of tea. The term not at all. This usually has a comma after it. It doesn't hold an exclamation mark, but still, yes, it's an interjection which is expressed to showcase that you are saying no to something. That is disagreement. Hey, listen to this. The term hey over here is trying to express an interjection, an emotion when you are calling up someone. As I have mentioned that usually interjections has an exclamation mark, but it's not always important. In some cases when you are showing agreement or disagreement, we often have comma along with it as well. I'm attaching a practice sheet of the 10 sentences. Just go through it, comment the answers below, and it is going to help you out in improving your communication skills. Like, share, subscribe to my channel, and for more such videos, comment down below.